एक वक्त था जब बिहार का नाम सुनते ही पिछड़ापन और पलायन जैसी तस्वीरें दिमाग में आती थीं। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस योजना की परतों को खोलने जा रहे हैं, वो इस पूरी तस्वीर को पलटने का दावा करती है। और दावा भी छोटा मोटा नहीं है। 50 लाख करोड़ का दाव, ये कोई छोटा मोटा ऐलान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि क्या ये वाकई बिहार को पूर्वी भारत का नया ग्रोथ इंजन बना सकता है। चलिए इस दावे की हकीकत को खंगालते हैं और समझते हैं कि इस महत्वाकांक्षी प्लान के पीछे की असली सोच क्या है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। और आकर्षक बात ये नहीं कि रकम कितनी बड़ी है, बल्कि ये कि ये पैसा कहाँ और कैसे लगाया जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगाने की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश है। इकोसिस्टम जैसे फूड प्रोसेसिंग से लेकर सेमीकंडक्टर तक। जी। इसमें बिहार की जो पारंपरिक ताकतें हैं, उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ने का एक ब्लूप्रिंट दिखाई देता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े वादे से। लक्ष्य है बिहार को देश के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली राज्यों में शामिल करना। जी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन बताया जा रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी निवेशक के लिए, खासकर बिहार जैसे राज्य में, पहला सवाल तो सुरक्षा का ही होता है। क्या इस पर भी कोई ठोस काम हो रहा है? और यही मतलब इस योजना का शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, आप कितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, अगर निवेशक को अपनी फैक्ट्री और अपने लोगों की सुरक्षा का भरोसा नहीं है, तो वो नहीं आएगा। सही बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर BISF यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात हो रही है। BISF, लेकिन क्या ये एक सतही समाधान नहीं है? क्या निवेशक सिर्फ एक नई पुलिस फोर्स का नाम सुनकर आ जाएंगे, या उन्हें जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था में असली बदलाव देखने की जरूरत है? ये सवाल बहुत वाजिब है। और BISF सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पे काम करता है। वो कैसे? मनोवैज्ञानिक तौर पे ये निवेशकों को एक सीधा संदेश देता है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और इसके लिए एक डेडिकेटेड फोर्स बना रही है। और व्यवहारिक तौर पे इस फोर्स को खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रेन किया जाएगा। उनका काम सिर्फ क्राइम रोकना नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बिजनेस बिना किसी डर के 24 घंटे चल सके। मतलब ये एक माहौल बनाने की कवायद है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सुरक्षा का माहौल बन गया। इसके बाद आती है जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने सुना है कई तरह के पार्कों और क्लस्टर्स की योजना है। हाँ, और यहीं पर इस योजना की आप कह सकते हैं स्मार्टनेस दिखती है। प्लान सिर्फ जमीन देने का नहीं है, बल्कि प्लग इन प्ले मॉडल बनाने का है। प्लग इन प्ले? जी, जैसे 5 नए मेगा फूड पार्क, 10 इंडस्ट्रियल पार्क और सबसे जरूरी 100 MSME पार्क्स डेवलप करने का प्लान है, जो करीब 1400-1500 एकड़ में फैले होंगे। एक मिनट, 100 MSME पार्क, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ छोटी फैक्ट्रियों के लिए जगह है? नहीं, यहीं पे स्ट्रैटेजी है। इन 100 MSME पार्कों का असली मतलब समझिए। बताइए। ये एक सप्लाई चेन बनाने की कोशिश है। जब कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी, किसी राज्य में आती है, तो उसे नट बोल्ट से लेकर सीट कवर और पैकेजिंग तक सैकड़ों छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है। सही है। ये MSME पार्क उन्हीं बड़ी कंपनियों के लिए एक रेडीमेड सप्लायर बेस तैयार करेंगे। इससे बड़ी कंपनी का काम आसान होगा और पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमेगा। ये एक इकोसिस्टम अप्रोच है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये सिर्फ ईंट और गारे का निर्माण नहीं है, बल्कि हर सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखकर खास तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। बिल्कुल। मैंने फतुहा में फिनटेक सिटी बनाने की बात भी सुनी है। बिहार और फिनटेक, ये कनेक्शन थोड़ा हैरान करता है। पहली नजर में करता है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये बिहार की छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करना है। छिपी हुई ताकत? हाँ, बिहार की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिमिटेंसेस पर चलता है। मतलब वो पैसा जो बिहारी प्रवासी बाहर से अपने घर भेजते हैं। हाँ, ये तो है। एक फिनटेक सिटी इस विशाल कैश फ्लो को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने और उस पर आधारित नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रो इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इंश्योरेंस, ये सब बनाने का केंद्र बन सकती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं है, ये बिहार की जमीनी हकीकत को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। और आपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC का भी जिक्र किया था। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है?
आसान शब्दों में जीसीसी का मतलब है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोई अमेरिकी बैंक या यूरोपियन कार कंपनी अपने काम का एक अहम हिस्सा जैसे अकाउंटिंग, एचआर, डेटा एनालिसिस या कस्टमर सपोर्ट बिहार में करवाएंगी। अच्छा, तो ये बीपीओ जैसा हुआ? ये सिर्फ कॉल सेंटर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ये हाई स्किल नौकरियां हैं जो बिहार के युवाओं को अपने घर, अपने शहर में बैठकर ग्लोबल सैलरी कमाने का मौका दे सकती हैं। डोबी गया में 1700 एकड़ में जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, वो इसी तरह के बड़े विजन का हिस्सा है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का हार्डवेयर है, एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, और इस योजना का सॉफ्टवेयर है बिहार के लोग। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर भी है। बिल्कुल। इस नए हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का भी कोई प्लान है? क्योंकि इमारतें बनाना एक बात है और उन्हें चलाने वाले कुशल लोग तैयार करना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। प्लान के मुताबिक लाखों लोगों को इंडस्ट्रियल स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। और एक योजना का जिक्र बार बार आ रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत करीब 44,000 उद्यमियों को मदद दी गई है। क्या ये योजना सिर्फ पैसा बांटने तक सीमित है या इसका कोई बड़ा मकसद है? इसका मकसद है जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाना। अच्छा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दरभंगा में मखाना चिप्स बनाने का एक नया आइडिया लेकर आती हैं। ठीक है। पहले आपको लोन के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते, शायद गारंटी न होने पर लोन मिलता भी नहीं। अब इस योजना के तहत सरकार आपको शुरुआती पैसा और ट्रेनिंग दोनों दे रही है। जब आप सफल होती हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाती, बल्कि 5-10 और लोगों को काम पर रखती हैं। ये हजारों छोटे छोटे सपनों को हकीकत में बदलने जैसा है, जो मिलकर एक बड़ी आर्थिक ताकत बनते हैं। कहने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? अक्सर ऐसी योजनाओं में सारा ध्यान और पैसा पटना या गया जैसे बड़े शहरों में ही सिमट कर रह जाता है। सही सवाल है। क्या इस बार कुछ अलग होने का कोई संकेत है कि ये विकास पूरे राज्य में फैलेगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसी का जवाब शायद इस प्लान में छिपा है। योजना सिर्फ राजधानी में नहीं बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने की बात करती है। सभी 38 जिलों में? जी हाँ। इसका मतलब है कि विकास को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश है। इसके साथ ही उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये भी जरूरी है कि अगर किसी गांव में कोई यूनिट अच्छा सामान बना भी रही है, लेकिन उसे शहर के बाजार तक लाने का रास्ता या साधन नहीं है, तो वो यूनिट कभी सफल नहीं हो सकती। सही बात है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और मार्केट लिंकेज, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लगता है। 50 लाख करोड़ का लक्ष्य, फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कागज पर है? क्या हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जो दिखाते हों कि जमीन पर कुछ बदल भी रहा है? क्या इस बड़ी छलांग के लिए कोई रनवे पहले से तैयार है? हाँ, और यहीं पर कुछ बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं जो दिखाते हैं कि ये महत्वाकांक्षा हवा में नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव पर खड़ी है। अच्छा। अगर हम 2005 से तुलना करें तो उस समय बिहार में लगभग 1674 औद्योगिक इकाइयां थीं। ठीक है। 2025 तक ये संख्या बढ़कर 3500 हो गई है, यानी 20 सालों में दुगनी से भी ज्यादा। ये एक स्थिर लेकिन सकारात्मक ग्रोथ है। दोगुनी ग्रोथ तो ठीक है, पर असली कहानी तो आउटपुट और एक्सपोर्ट बताते हैं। क्या उस मोर्चे पर भी कुछ प्रगति हुई है? क्योंकि फैक्ट्रियों की संख्या से ज्यादा जरूरी है कि वो बना क्या रही हैं और बीच कहाँ रही हैं। और यहीं पर वो आंकड़ा आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। 2005 में बिहार का कुल निर्यात महज 25 करोड़ रुपए का था। सिर्फ 25 करोड़? जी। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 2025 तक ये आंकड़ा कहां पहुंचा? शायद 500 करोड़, 1000 करोड़? 17,000 करोड़ रुपए। क्या? एक मिनट, 17,000 करोड़ 25 करोड़ से? जी, 17,000 करोड़। ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये किसी स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी जैसा लगता है, किसी राज्य की नहीं। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? क्या ये कोई एक सेक्टर है जो इतनी तेजी से बढ़ा है या ये कई छोटी छोटी सफलताओं का नतीजा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बड़ा हिस्सा लेदर, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे पारंपरिक सेक्टरों का है। अच्छा। की ग्लोबल डिमांड दोनों मौजूद हैं। अब सोचिए, जब इस पारंपरिक ताकत में
सेमीकंडक्टर, फिनटेक और डिफेंस कॉरिडोर जैसे नए हाईटेक सेक्टर जुड़ेंगे तो ये आंकड़ा कहाँ जाएगा? इसी नींव पर 50 लाख करोड़ रुपए की ये इमारत खड़ी की जा रही है। 17,000 करोड़। ये आंकड़ा वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बिहार सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब ही नहीं, बल्कि एक सर्विस और नॉलेज हब के तौर पर भी उभर सकता है। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य सिर्फ कारखाने लगाना नहीं है। प्लान में स्पष्ट रूप से बिहार को एक वैश्विक बैंकिंग हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। ग्लोबल वर्कप्लेस। जी, जब फिनटेक सिटी की बात होती है, जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात होती है, तो ये उसी दिशा में एक कदम है। इसका मकसद है कि बिहार के प्रतिभाशाली युवा, जिन्हें अब तक काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, वे अपने राज्य में रहकर ही दुनिया की बेहतरीन कंपनियों के लिए काम कर सकें। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो ये साफ है कि बिहार की योजना सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है। इसके 4 मुख्य स्तंभ दिखाई देते हैं। हाँ, पहला, सुरक्षा का माहौल बनाकर निवेशकों का भरोसा जीतना। दूसरा, सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि स्मार्ट, सेक्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। सही है। तीसरा, स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें इस नए इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना। और चौथा, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देकर विकास को पूरे राज्य में फैलाना। ये एक महत्वाकांक्षी विजन है, इसमें कोई शक नहीं। आंकड़े बताते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है और क्षमता मौजूद है, लेकिन असली चुनौती इस गति को बनाए रखने और 50 लाख करोड़ के इस विशाल निवेश को सही तरीके से जमीन पर उतारने की होगी। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर ये सफल हुई तो ये न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। और इसी के साथ हम आज की यह चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इस पूरी योजना में एक बात पर जोर दिया गया है कि बिहार के पास कृषि, शिक्षा और मानव संसाधन जैसे कच्चे माल पहले से मौजूद है, जिन्हें अब टेक्नोलॉजी और निवेश के जरिए तराशना है। जी। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब किसी क्षेत्र के पास कच्चा माल, युवा आबादी और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों एक साथ मौजूद हों, तो क्या आर्थिक कायापलट सिर्फ एक अच्छी योजना का विषय है, या फिर ये उस योजना को लागू करने में आने वाली अनगिनत जमीनी चुनौतियों से लड़ने और जीतने की एक लंबी कहानी है?